हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, हम आपको करवा रहे थे कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है और कौन कौन से इसके भेद हो सकते हैं। उसके बाद एक अगला टॉपिक करवाया था वर्ण विच्छेद का, कि वर्णों का जो विच्छेद है अर्थात शब्द में जो प्रयुक्त वर्ण होते हैं उनको यदि हमें अलग अलग करके लिखना है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। आज जो बात करेंगे वो करेंगे शब्द के निर्माण की। जो शब्द निर्माण प्रक्रिया है वो कितने प्रकार से की जाती है और कौन कौन से इसके शब्द निर्माण के तरीके होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द जो निर्माण है इसके तरीके मुख्य रूप से तीन हैं। शब्द निर्माण के मुख्य तरीके कौन से हैं? तीन हैं। पहला है समास, दूसरा है उपसर्ग और तीसरा है प्रत्यय। ये तीन ऐसे कड़ियाँ हैं जिनसे हम क्या है किसी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। शब्द का निर्माण तो वैसे क्या होगा, आपका जो वर्ण है वर्ण से सम्मिलित एक शब्द बनता है, लेकिन जो मूल शब्द होता है मूल शब्द में और हम या तो समास जोड़कर या फिर क्या करेंगे उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर हम क्या है किसी नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, उनके अर्थ में बदलाव कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं के ऊपर। तो सबसे पहला है समास। समास होता क्या है? समास होता है शब्दों का संक्षिप्तीकरण। समास क्या होता है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण समास क्या है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है किसी चीज को छोटे रूप में प्रस्तुत करना। संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में प्रस्तुत करना। अब जो समास इसमें क्या होगा, शब्दों का जो विस्तृत बड़ा सा कोई समूह होगा उसे हम छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, हमने क्या कहा? रसोई घर। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। अर्थात समास है क्या, अनेक शब्दों को या बड़े शब्दों को हमने छोटे रूप में प्रस्तुत करना ही समास कहलाता है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होते हैं मूल शब्द के या शब्द के जो आरंभ में जुड़ते हैं। जो क्या है? आरंभ में जुड़ते हैं। वो शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब क्या है, राष्ट्रपति शब्द के आरंभ में क्या लग गया? उप लग गया, तो उप क्या है इसमें? उपसर्ग है। उसी तरह प्रत्यय क्या चीज है? प्रत्यय होता है शब्द के जो अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विस्तार या परिवर्तन लाते हैं। जैसे एक शब्द है समाज, मूल शब्द है, इक प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? सामाजिक। तो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में एक इसमें क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आप कर लेते हैं समास के ऊपर चर्चा कि समास है क्या चीज। अब समास की बात कर दी कि इस क्या है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है समास। समास का जो वर्गीकरण है वो मुख्य दो प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आएगा आपका कि बताइए प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। प्रधानता के आधार पर, प्रधानता किसकी रहती है? पदों की। प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। आपने सुना होगा कि जो समास है वो क्या है? पदों का एक व्यवस्थित है। मतलब इसमें क्या होंगे? पद होंगे, एक आपका प्रथम पद और एक द्वितीय पद। समास में पदों की संख्या कितनी होती है? 2। तो इसमें पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, पदों की प्रधानता। कितने पद बताए? 2 पद। कौन कौन से? एक बताया पूर्व पद जिसको प्रथम पद कहते हैं हम, जिसे प्रथम पद कहते हैं, और एक उत्तर पद जिसको हम क्या कहते हैं? दूसरा पद कहते हैं। पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद। इन दोनों पदों की क्या है? प्रधानता रहती है। कभी दूसरे पद की प्रधानता रहती है, कभी प्रथम पद की। अब जैसे एक शब्द कहा था अभी मैंने, राजकुमार। अब राजकुमार राजा का कुमार, एक बात किसकी हो रही है? कुमार की हो रही है। तो कुमार इसमें क्या है? प्रधान पद है, मतलब दूसरा पद इसमें प्रधान है। किसका कुमार है? राजा का। तो राजा इसमें गौण है और कुमार प्रधान है। राजा का कुमार, तो जिसमें इसमें क्या था? दूसरा पद प्रधान था। तो वही होगा समास में क्या है? इन पदों के आधार पर प्रधानता होती रहती है। इस प्रधानता के आधार पर ही पहला समास का वर्गीकरण हम करेंगे। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाएगा, तो होगा 4। ठीक है,
4 प्रकार से आपका समास का वर्गीकरण होगा प्रधानता के आधार पर। 4 भेद होंगे प्रधानता के आधार पर। कौन कौन से? ऐसे समास जिनका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, नंबर 1 पे लिखना आपने प्रथम पद प्रधान। जिन समास का प्रथम पद प्रधान होता है वो अब कौन से होते हैं? वो है आपका अव्ययी भाव। ठीक है, जो अव्ययी भाव समास क्या है? इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरे नंबर पे आएगा जिनके दूसरे पद प्रधान होते हैं। जिनके दूसरे पद प्रधान होते हैं वो होते हैं आपके 3 समास। कौन कौन से? एक है तत्पुरुष, एक है द्विगु समास और एक है कर्मधारय समास। इनके क्या है? दूसरे पद प्रधान होते हैं। एक होता है तीसरा समास जिनमें क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? जिसमें दोनों पदों की प्रधानता रहती है, वो है आपका द्वंद्व समास। वो है द्वंद्व समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता रहती है। और अंतिम होगा कौन सा? जिसमें दोनों पद क्या होंगे? गौण होंगे। कि वह समास बताइए जिसके दोनों पद गौण होंगे या तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। वो है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो ये हुए प्रधानता के आधार पर पहला पद प्रधान, जिनका दूसरा पद प्रधान, जिनके दोनों पद प्रधान और जिनके दोनों पद गौण। उसके बाद सामान्य सा प्रश्न आता है एक कि कामता प्रसाद का नाम सुना होगा आपने, कामता प्रसाद गुरु, जो जिनको क्या कहा जाता है? हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद जी को। तो उन्होंने समास के कुल 4 भेद माने हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए कामता प्रसाद के अनुसार समास के कुल भेद कितने हैं, तो कामता प्रसाद के अनुसार समास के कुल 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? लिख लेना कामता प्रसाद के अनुसार। ठीक है, कामता प्रसाद के अनुसार समास के कुल भेद कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। किसके अनुसार? कामता प्रसाद के अनुसार अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 4 समास बताए हैं कामता प्रसाद जी ने कि ये मुख्य 4 समास होते हैं। और जो ये द्विगु तथा कर्मधारय है, जो ये द्विगु तथा कर्मधारय है, ये तत्पुरुष के इन्होंने उपभेद माने हैं। किसने? कामता प्रसाद ने क्या बोला है कि द्विगु भी तत्पुरुष का भेद है और कर्मधारय भी तत्पुरुष का भेद है। इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है द्विगु तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो समास की संख्या कामता प्रसाद के अनुसार कितनी है? 4 है। पहला हो गया प्रधानता के आधार पर, जिनका प्रथम पद प्रधान, जिनका दूसरा पद प्रधान, जिनका दोनों पद प्रधान और जिनके दोनों पद गौण। दूसरा हो गया कामता प्रसाद के अनुसार केवल 4। अब है सामान्य प्रश्न पूछ लिया कि बताइए समास के भेद कितने होते हैं। सामान्य परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया कि बताइए समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है, समास के भेद, जो समास के भेद हैं वो कितने होंगे आपके? 6 होंगे। समास के भेद कितने होंगे? 6 समास के भेद होंगे। कौन कौन से हैं? यही वाले। एक आपका कौन हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। पहला कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा द्विगु समास। चौथा कर्मधारय समास। 5वां द्वंद्व समास और 6ठा बहुव्रीहि समास। तो समास के जो 6 भेद हैं वो कौन से वाले हैं तो मैंने आपको बता दी। अगर सामान्य प्रश्न पूछ लिया कि बताइए समास के भेद कितने होते हैं, समास के कुल भेद कितने होते हैं, तो 6। कामता प्रसाद के अनुसार तो 4, प्रधानता के अनुसार तो 4। प्रश्न आएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है या पहला पद प्रधान होता है, तो वो चीज़ आपको पता लग जानी चाहिए इस आधार पर। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहला जो समास है वो कौन सा है? अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, पहली बात। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो प्रथम पद होगा इसमें उपसर्ग लगे होंगे। प्रथम पद में क्या होंगे? उपसर्ग लगे होंगे। या फिर क्या होगा? इसमें शब्दों की आवृत्ति वाले वर्ण आएंगे। पहली कंडीशन क्या बोली? अव्ययी भाव समास में किस में क्या होंगे? पहला पद कैसा होगा? अव्यय होगा, या इसे हम कहेंगे उपसर्ग लगे होंगे।
दूसरी कंडीशन क्या बोली, यदि ये चीज ना लगी होगी तो क्या होगी, शब्द की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति, दोहराई। आवृत्ति क्या होता है, दोहराई होना। जैसे रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, कानों कान, इस तरह के शब्द होंगे। और जो या ये भी चीज ना हुई तो तीसरी क्या होगी कि यदि समस्त पद क्या है, क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, तो भी क्या होगा, आपका अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास कहाँ होगा, या तो प्रथम पद अव्यय होगा, अविकारी होगा, उपसर्ग लगा होगा, या फिर दोनों, ऐसा जो पद है वो कैसा होगा, शब्द की उसमें आवृत्ति हो रही होगी, या फिर समस्त पद क्या करेगा, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। अब मैंने कुछ यहाँ उदाहरण लिखे हुए हैं। पहले मैं अव्ययीभाव समास के उदाहरण लिखवा रहा हूँ। आजन्म, ठीक है, आजन्म, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग, आजन्म मतलब जीवन पर्यंत। यहाँ देखिए रातों रात, यहाँ रिपीट हुई, आवृत्ति हुई है, जो मैंने बात कही थी। प्रतिदिन, ये उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिदिन। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। भरपेट, ये समस्त पद क्रिया विशेषण का काम कर रहा है कि कैसा खाना है भाई, भरपेट। हाथों हाथ, यहाँ भी शब्द की आवृत्ति हुई है। सरासर, शब्द की आवृत्ति। व्यर्थ, विधन अर्थ, बिना का अर्थ के, बिना इसके उद्देश्य के। यथार्थ, यथाधन अर्थ, यथार्थ। परोक्ष, परोक्ष क्या होगा, पर धन अक्षी, आंखों के परे होती है जो चीजें, परोक्ष। यथाशक्ति, यथा शीघ्र, शीघ्रता के अनुसार। सावधान, सावधान, इसमें उपसर्ग लगा है स। यथा मति, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि के अनुसार। ये हो गया आपका अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण कि कौन कौन से आपके अंदर आ सकते हैं। जो जो महत्वपूर्ण थे, ज़्यादा नहीं, अगर मैं ज़्यादा लिखता फिर आपकी वीडियो भी लंबी बननी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किए हुए। तो पहला समास कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास, जिसमें क्या है, 3 कंडीशनें बता दी। या तो क्या होगा, प्रथम पद अव्यय अविकारी होगा, उपसर्ग लगा होगा, या शब्दों की आवृत्ति होगी, या फिर समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा होगा। जो दूसरा समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें होगा कारक विभक्तियों का लोप। तत्पुरुष समास में क्या होगा, कारक विभक्तियों का लोप होता है। कारक कौन से होते हैं, जो हिंदी में होते हैं, ये कारक 8 कारक, जो कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8। उन्हीं कारकों के भेद जो हैं उनके आधार पर ही आपके समास का वर्गीकरण किया जाएगा तत्पुरुष समास का। तो अगर आपसे पूछ ले कि तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं, क्या यदि प्रश्न पूछ लिया तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते, तो आप बताएंगे जी 6 होते हैं। क्या है, तत्पुरुष समास के उपभेद या तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि 6 भेद होते हैं जी। और किस आधार पे होते हैं, जो हमारे ये 8 कारक होते हैं इसके आधार पर। अर्थात जो हमारे कारक हैं, पहला है आपका कर्ता कारक और अंतिम है संबोधन, ठीक है, अंतिम है संबोधन कारक। ये दोनों को छोड़कर जो शेष 6 बीच के कारक हैं वो क्या होंगे, तत्पुरुष समास के उपभेद होंगे। क्या, इन 2 को छोड़कर शेष जो बीच के कारक होंगे वही क्या होंगे, तत्पुरुष समास के उपभेद होंगे। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला आएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या था, ए कारक में सॉरी, कर्म तत्पुरुष समास में क्या होगा, जिसमें क्या होता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, किसको, रावण को। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर। तो यहाँ पर कर्म कारक जो होगा वही कर्म तत्पुरुष समास भी। फिर जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। गिरह काट, गिरह को मतलब गर्दन को काटने वाला। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। इस तरह के ये क्या होंगे, आपके कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, करण से क्या होता है, करण होता है जिसमें आपका क्रिया का जो माध्यम होता है, जिससे कोई क्रिया संपन्न की जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए भी दिया था कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा, बाण से। तो वो क्या हुआ, वहाँ पर एक माध्यम हुआ, उसके आधार पर ही देख लीजिएगा
कि कर्ण तत्पुरुष में कौन से आएंगे? अकाल पीड़ित। किससे पीड़ित है? अकाल से। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, तुलसी मतलब तुलसीदास द्वारा रचित कोई रचना, तुलसी कृत। रोगग्रस्त, ग्रस्त है किससे? रोग से ग्रस्त। मोहांध, मोह से अंधा है जो। आंखों देखी, आंखों से देखा हुआ। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त है जो। इस तरह के क्या होंगे? आपके कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में क्या होता है? जिसके लिए कोई क्रिया की जा रही है। क्या? जिसके लिए कोई क्रिया की जा रही है। या हम संप्रदान कारक कौन सा होता है? जब आप किसी को कोई चीज दान दे रहे हो या किसी के लिए कोई चीज की जा रही है। अब जैसे रसोई घर, किसके लिए? रसोई के लिए घर। देशभक्ति, किसके लिए? देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए गड़ी, कड़ी सॉरी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च। सत्याग्रह पहले भी आया हुआ, ध्यान रखना। राह खर्च। रंगमंच, ये भी आया हुआ है। रंगमंच, रंग के लिए मंच। न्यायालय, न्याय के लिए आलय जो स्थान होता है। ये आपका कौन सा हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। उसके बाद है आपादान तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास से पहले कारक जान लेते हैं। आपादान कारक में क्या चीज बताई थी? आपादान कारक में था कि जहां पर जुदाई की बात की जाती है, अलगाव की बात की जाती है, या घृणा, डर, भय जो भी है, इसकी बात की जाए। जैसे रमेश बिल्ली से डरता है, ठीक है। रमेश क्या है? बिल्ली से डरता है। या फिर हमने क्या बोला? रमेश छत से गिरा। या तो अलग होने का भाव होता है आपादान में, या किसी से घृणा की जाती है। इस तरह की बातें किसमें होगी? आपादान में। अब यहाँ देखिए कुछ उदाहरण आपादान तत्पुरुष में। धनहीन, धन से हीन, धन से अलग है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। यदि ऋण मुक्त की जगह ऋण युक्त होता, क्या? यदि ऋण मुक्त की जगह ऋण युक्त होता तो क्या होता? ऋण से युक्त, तब आना था कर्ण तत्पुरुष में। लेकिन यहाँ है ऋण मुक्त, मतलब ऋण से मुक्त हो गया, अलग हो गया। ऋण से युक्त होता, लिपा होता, संलिप्त होता, तब कर्ण आना था। दूसरा है इसमें रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया। रोगग्रस्त हमने कहाँ पढ़ा था? रोगग्रस्त कर्ण में ही पढ़ा था। अगर रोगग्रस्त है तो कर्ण, और रोग मुक्त है तो आपादान तत्पुरुष समास। पदच्युत, पद से च्युत मतलब हटा देना किसी को, पदच्युत, ठीक है। जन्मांध, जन्म से ही अंधा है, जन्म से अंधा, ये भी अलग का भाव है। धर्म विरत, धर्म से विरत, धर्म से क्या है? जब अलग हो जाता है, धर्म विरक्ति हो जाती है। इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से जब परे है कोई चीज, इंद्रियातीत। उसके बाद अगला आएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है? आपने कारक पढ़े होंगे, संबंध का, के, की, रा, रे, इत्यादि, ठीक है। तो वही आपका संबंध तत्पुरुष समास है। अब राजपुत्र, किसका? राजा का पुत्र। संबंध बता रहा है का, के, की। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। प्रजापति, प्रजा का प्रति, पति सॉरी। पद्यांश, पद्य का अंश, ये आया हुआ है, पहले भी ध्यान रखना, ठीक है। पद्यांश, इसकी जगह गद्यांश भी आ सकता है, गद्यांश। सेनापत, सेना का पथ। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। लखपति, लख का पति। गंगा जल, वेरी मोस्ट, ठीक है, ये भी पहले आया हुआ है। गंगा का जल। ग्रामवासी, ग्राम का वासी। गंगा तट, गंगा का, यहाँ तो मैंने विग्रह करके लिख दिया, गंगा तट, गंगा का तट, ठीक है। भूकंप, ये भी आया हुआ है, भू का कंपन होना, धरती का जब कंपन होता है। सदगति, सद की गति, सत्य की गति। चर्म रोग, चर्म का रोग, ये भी पहले आया हुआ है। पशु बलि, पशु की बलि। ग्रंथावली, ग्रंथों की अवली, ग्रंथों की अवली मतलब ग्रंथावली जिसमें अनेक ग्रंथ आ जाते हैं संग्रहित होके, ग्रंथावली उसको हम कहते हैं। प्रेमोपासक, प्रेम का उपासक। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। इस तरह के किसमें आएंगे? आपके संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है छठा जो अंतिम है तत्पुरुष समास का भेद, वो कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होगा? जिसमें जो कारक है, अधिकरण कारक, उसमें क्या होता है? जहां पर क्रिया के आधार की बात की जाती है, स्थान की बात की जाती है। जैसे श्याम दुकान पर है, मैं घर पर हूं। इस तरह के उदाहरण आपके किस में आएंगे? अधिकरण में आएंगे, अधिकरण कारक। यहाँ अधिकरण तत्पुरुष में देखिए, कवि श्रेष्ठ, कवियों में किस में श्रेष्ठ है? कवियों में। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। हर फन मोला, ठीक है, हर फन में जो मोला है।
आप बीती, आप पर बीती, वनवास, वन में वास, रण कुशल, रण में कुशल, रण मतलब जो रणभूमि होती है, रण में कुशल, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण है जो, ग्राम वास, इसका ध्यान रखना भाई, ग्राम वास। अगर ग्राम वासी पूछ लिया तो अलग है, ग्राम वासी, ग्राम का वासी, ग्रामवास, ग्राम में वास, ठीक है, इसका महत्वपूर्ण ध्यान, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तो ये हो गया आपका कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष समास भी समाप्त। तो अगर तो आपसे प्रश्न पूछ लिया कि तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, तो 6। लेकिन जो आधुनिक आचार्य हैं, जो आधुनिक आचार्य हैं, उन्होंने क्या है, तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद भी माना है, जिसका नाम है नय समास। कौन सा है, नय समास। तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद भी माना है नय समास। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जिसका प्रथम पद कैसा होता है, नकारात्मक होता है, जिसमें नहीं का बोध होता है, ऐसे पदों को हम क्या कहते हैं, नय समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे नास्तिक, जो आस्तिक नहीं है, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अन्याय, जहाँ न्याय नहीं हो रहा, अनुदार, जो उदार नहीं है, अधर्म, जहाँ धर्म नहीं हुआ, अनाथ, जिसका अनाथ नहीं है, अयोग्य, जो योग्य नहीं है। इनका एक चीज ध्यान रखनी, क्या कि देखिए जो ये वाले शब्द हैं, इनमें क्या ध्यान रखना है विशेष रूप से, कि यदि नास्तिक शब्द पूछ लिया या अन्याय शब्द पूछ लिया कि अन्याय शब्द में बताइए समास कौन सा है, और विकल्प में आपके पास क्या है, नय समास लिखा हुआ नहीं आया, नया समास लिखा हुआ नहीं आया, केवल तत्पुरुष समास लिखा हुआ आ गया कि तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है, तो आपने तत्पुरुष ना लगाकर तब लगाना है अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसमें क्या है, प्रथम पद उपसर्ग लगा हुआ है। आपने इनका विकल्प केवल और केवल नया समास चुनना है, तत्पुरुष समास नहीं चुनना है, क्योंकि तत्पुरुष समास का इसका भेद, इससे भेद नहीं माना गया। अगर विकल्प में नया समास हो गया तो ही चुनना है, अन्यथा इन सभी के विकल्प आपने क्या चुनना है, फिर अव्ययीभाव चुनना है, यदि नया समास विकल्प में नहीं हुआ तो ये था आपका कुछ टॉपिक जो आपका समास का वर्गीकरण है। इसके बाद के जो समास है मैं अगली वीडियो में बना दूंगा, ताकि आपकी वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए और आपका टाइम भी बच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।